समय समय पर विपक्षी दल आरोप लगाते हैं कि सत्ताधारी पक्ष द्वारा जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए किया जाता है। ये मुद्दा तब से उठ रहा है जब से अगर किसी विपक्षी पार्टी के सांसद या विधायक के घर पर ईडी का छापा पड़ता है। मगर इस तस्वीर को देखिए, ये कोलकाता में ईडी के छापों के दौरान मिले नोटों के बंडल की है। इन नोटों के बंडल को देखकर साफ पता चलता है कि ये करप्शन की काली कमाई है। दरअसल ईडी ने ममता सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर पर छापा मारा तो करप्शन की काली कमाई 50 करोड़ से ज्यादा मिली और 5 किलो सोना मिला। अब ईडी की इस कार्रवाई को क्या कहेंगे? क्या ये बदले की कार्रवाई है? नहीं, पर जांच एजेंसियों पर आरोप लगते रहेंगे। मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कार्रवाई में तेजी आई है। इसको समझने के लिए एक आंकड़ा आपको बताना जरूरी है। देश में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2005 में लागू हुआ था। यूपीए काल में 2005 से 2014 के बीच 112 छापे मारे गए थे, जिससे 5,346 करोड़ रुपए की संपत्ति की बरामदगी हुई। वहीं अप्रैल 2014 से मार्च 2022 के बीच मोदी सरकार के कार्यकाल में 3,010 छापे मारे गए और 99,355 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई। अब आते हैं इस मामले में करप्शन की जड़ों पर। पूरी कहानी साल 2014 से शुरू होती है, जब पश्चिम बंगाल सरकार ने स्कूल सेवा आयोग यानी एसएससी के जरिए सरकार द्वारा संचालित और सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की और फिर उसके लिए 2016 में भर्ती प्रक्रिया शुरू की। इस समय प्रदेश के शिक्षा मंत्री थे पार्थ चटर्जी। इसके अलावा ग्रुप डी के लिए राज्य सरकार ने 2016 में ही 13,000 कर्मचारियों की भर्ती का ऐलान किया। इस बीच 2017 में परीक्षा के परिणाम घोषित हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रिजल्ट में सिलीगुड़ी की बबीता सरकार का नाम टॉप 20 उम्मीदवारों में था, लेकिन आयोग ने ये सूची रद्द कर दी थी और बाद में दोबारा लिस्ट निकाली गई, जिसमें बबीता का नाम वेटिंग लिस्ट में चला गया और नई लिस्ट में परेश अधिकारी, जो उस वक्त विधायक थे, फिलहाल वो शिक्षा विभाग के राज्य मंत्री हैं, उनकी बेटी अंकिता अधिकारी पहले नंबर पर आ गई। इसके बाद बबीता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोलकाता हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि अंकिता अधिकारी को नौकरी से हटाया जाए और उनको जितना वेतन मिला है वो भी वसूला जाए। इसके बाद ग्रुप सी और डी भर्तियों में भी अनियमितता की बात सामने आई। अब इस मामले की जांच सीबीआई और ईडी कर रही है। अब जानते हैं अर्पिता मुखर्जी के बारे में, जिनके ठिकानों से ईडी ने इतनी बड़ी रकम बरामद की। अर्पिता ने साल 2004 में मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत की थी। मॉडलिंग करते करते उन्हें बंगाली फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिलने लगे। इसके कुछ साल बाद उन्होंने पाटुली और बारानगर में 3 नेल सैलून खोले थे। अपने फिल्मी करियर में उन्होंने ज्यादातर साइड रोल ही किए हैं। उन्होंने बांग्ला फिल्मों के अलावा उड़िया और तमिल फिल्मों में भी काम किया है। अब आपको बताते हैं कि वो कैसे ममता सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी के करीब आई। पार्थ चटर्जी दक्षिण कोलकाता में लोकप्रिय दुर्गा पूजा समिति नकटला उदयन संघ का संचालन करते थे, जो कि सबसे बड़ी दुर्गा पूजा समितियों में से एक है। 2019 और 2020 में अर्पिता मुखर्जी कोलकाता की सबसे बड़ी दुर्गा पूजा समिति में से एक नकटला उदयन संघ के प्रचार अभियानों का चेहरा थी। उस समय पार्थ चटर्जी नकटला उदयन संघ के मुख्य संरक्षक थे। यही वो समय था जब इन दोनों के बीच कम हुई दूरी जनता के सामने नजर आई, लेकिन इनकी नजदीकियां 10 साल पहले ही शुरू हो चुकी थी। अर्पिता मुखर्जी बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी हैं। शिक्षा भर्ती घोटाले में जब ईडी ने छापेमारी की तो अर्पिता मुखर्जी भी रडार पर आई। उनके ठिकानों पर भी छापे पड़े। पार्थ चटर्जी पर आखिरकार ममता सरकार ने भी एक्शन लिया, उनको मंत्री पद से हटा दिया और पार्टी से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। वो ममता सरकार में उद्योग मंत्री थे। अन्य विभागों की जिम्मेदारियों से भी उनको मुक्त किया गया है। पार्थ पर एक्शन की वजह ये मानी जा रही है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में ममता दिल्ली में बड़ी भूमिका में नजर आना चाहती हैं। इसके लिए वो अपनी छवि साफ रखना चाहती हैं।